आज हम लोग क्लास 12th का 6 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। मुगल दरबार इतिवृत्तों द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो देख रहे हैं मुगल, ये मुगल शब्द कहाँ से आया। सबको पता है कि मुगल दरबार जो है वो कहाँ से आया, मंगोल से आया है ना। मंगोल एक साम्राज्य था जो कि चंगेज खान द्वारा स्थापित एक साम्राज्य था, ठीक है। तो ये शब्द कहाँ से आया, मुगल से आया। क्वेश्चन आएगा कि मुगल शब्द कहाँ से निकला है, तो मंगोल से निकला है, ठीक है। जिसका मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था चंगेज खान था, ठीक है। बस इतना ही। अब आगे यहाँ पर देखो इतिवृत्त। इतिवृत्त क्या है, तो इतिवृत्त हम बताए थे कि इतिवृत्त मुगल साम्राज्य के इतिहास को जानने का एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, या मुगल शासक के शासनकाल का एक लिखित दस्तावेज है जो शासक अपने दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखवाते थे। इसी को क्या कहा गया, इतिवृत्त कहा गया, ठीक है। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि इतिवृत्त जो है मतलब इतिहास के स्रोतों के अंदर क्या क्या आता है, इतिवृत्त भी आता है ना। अर्थशास्त्र भी आता है और आख्यान भी आता है, पुराण भी आता है। ये किसने कहा था, चाणक्य ने कहा था, कौटिल्य ने कहा था, अपने अर्थशास्त्र में कहा था इस बात को। मतलब इतिवृत्त के माध्यम से भी हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये भी इतिहास को जानने का क्या है, एक स्रोत है, ठीक है। तो इतिवृत्त क्या समझ में आ गया। इतिवृत्त मूल रूप से क्या है, जो मुगल शासकों के द्वारा जो लिखाया गया इतिहास था, है ना, अपने शासनकाल के बारे में, अपने बेटे के बारे में, है ना, अपने वंश के बारे में, अपने शासनकाल में जो भी गतिविधि उन्होंने किया उनके बारे में, ये सब क्या कहलाया, इतिवृत्त कहलाया, ठीक है। ये इतिवृत्त लिखने का उद्देश्य क्या था, शासकों ने ये इतिवृत्त क्यों लिखवाया था, तो इसका उद्देश्य था ताकि उनकी जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी शासन के संपूर्ण जानकारी को समझ सके कि उनका शासन किस प्रकार का चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, ठीक है। इसलिए वो अपने इस उद्देश्य से क्या करते थे, इतिवृत्त लिखाया करते थे कि भविष्य में जो राजा बनेगा, जो शासक बनेगा, चाहे हमारा बेटा चाहे हमारा पोता, वो सब शासन किस प्रकार चलाएगा। तो शासन की संपूर्ण जानकारी हमारे भावी पीढ़ी को हो, इस वजह से उन्होंने क्या किया, इतिवृत्त लिखवाया। समझ में आया बात। तो पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा उद्देश्य ये था कि अपने दुश्मनों को ये बताना कि मुगलों से विद्रोह करने का परिणाम क्या होता है, असफलता होता है। ये अपने विद्रोह को, अपने दुश्मनों को ये बताने के लिए ये लिखा गया था, इतिवृत्त लिखा गया था। दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या था, भावी पीढ़ी को शासन की संपूर्ण जानकारी हो। दूसरा रीज़न क्या था, दूसरा रीज़न था कि उनके दुश्मनों को ये बताना कि मुगलों से विद्रोह करने का परिणाम क्या होता है, असफलता होता है। ये दो उद्देश्य से लिखा गया था इतिवृत्त, ठीक है। मूल रूप से हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, मूल रूप से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मुगलों का इतिहास। मुगल हमारे देश में कैसे आए, वहाँ से लेके कब तक रहे, ये पूरा इतिहास आज हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा मेन टॉपिक क्या होगा, मुगल शासक, मुगल शासक या मुगल शासनकाल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मुगल शासनकाल में कितने शासक सब आए उसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन होगा माइंड में कि मुगल जो शासक आए या मुगल शासन काल से पहले कौन सा काल था, पहले भारत में शासन कौन कर रहे थे, मुगल तो बाद में आए। मुगल से पहले भी तो कोई शासन करता रहा होगा, है ना। तो अंग्रेज़ नहीं था, अंग्रेज़ तो मुगल के बाद आया, है ना। मुगल का पतन हुआ धीरे धीरे, क्या अंग्रेज़ उस समय यहाँ पे बिजनेस कर ही रहा था और धीरे धीरे वो क्या किया, जो बंगाल का नवाब था, धीरे धीरे उसको अंडर लेता चला गया। उसके बाद से अंग्रेज़ का सत्ता स्थापित हो गया भारत में। वो हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में तो हमें समझ में आएगा कि अंग्रेज़ कैसे भारत में मतलब अपनी सत्ता स्थापित की थी, समझे बात। लेकिन मुगल से पहले भारत में किसका शासन था, तो याद रखना है मुगल से पहले, जस्ट पहले अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत काल था। कौन सा काल था, जिसको हम सल्तने हिंद भी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत काल या सल्तने हिंद कहते हैं उसको। तो इससे पहले जो शासन था वो किसका था, दिल्ली सल्तनत का था। उसके बाद आया मुगल। और मुगल कैसा है, ये इसको जानने के लिए, मुगल इतिहास को अच्छे समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि इससे पीछे क्या हुआ, कैसे, क्या रीज़न था कि ये मुगल आ गया इसके बाद, ठीक है। इसको समझने के लिए जाना पड़ेगा इससे पीछे हमें कहाँ, सल्तनत काल में जाना पड़ेगा, जिसको हम कह सकते हैं दिल्ली हिंद, ये सॉरी सल्तने हिंद, सल्तनत हिंद,
इसको हम दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद कहते हैं उसको। देखो ये जो है ना, इसमें 5 वंश आया था। कितना वंश आया था? 5 वंश आया था। और ये जो सल्तनत हिंद है या दिल्ली सल्तनत है, इनका शासनकाल रहा है 1206 से ही। 1206 से कब तक? 1526 तक। और मुगल कब आया? 1526 में आया। मुगल कब आया? 1526 में। मतलब कि दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ, उसके बाद कौन आया? मुगल आया, है ना। तो ये 1206 में ही आया था। इसमें कुल 5 वंश आया था। पहला उसका नाम क्या था? पहला इसका नाम क्या था? गुलाम वंश था। गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम एक और वंश के नाम जानते हैं, जिसको ममलूक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ममलूक वंश, या उसको एक और नाम से जानते हैं, दास वंश भी कहते हैं उसको। समझे बात? तो ममलूक वंश, गुलाम या ममलूक वंश आया। दूसरा कौन सा वंश आया? दूसरा जो वंश आया था उसका नाम था खिलजी वंश। कौन सा वंश आया? खिलजी वंश आया, ठीक है, खिलजी वंश। ये एक एक करके हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ये हम लोग का टॉपिक नहीं है, ये 12th का टॉपिक नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता देते ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये भारत में आया, ठीक है। तो दूसरा क्या था? खिलजी वंश। तीसरा कौन सा वंश था? तुगलक वंश था, तुगलक वंश, ठीक है। और चौथा कौन सा वंश आया था? सैयद वंश आया था, सैयद वंश। उसके बाद 5वां जो वंश था वो था लोदी वंश। कौन सा वंश था? और याद करो, हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा कि लोदी वंश का ही एक अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने पराजित किया पानीपत के प्रथम युद्ध में, और भारत में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, मुगल साम्राज्य। तो यही अंतिम वंश का, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है लोदी वंश, इसका अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी। उसी को हराकर ये बाबर जो है भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। समझा कि नहीं समझा बात? तो मतलब समझ में आया कि मुगल से पहले जो शासन था वो दिल्ली सल्तनत का शासन था, या सल्तनत हिंद का शासन था, है ना। ये जो हम देख रहे हैं ऊपर, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये सब कौन था? कहाँ का था ये सब? ये सब अफगान था, सॉरी, ये सब जो था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये सब क्या था? ये सब तुर्क था। ये सब क्या था? तुर्क था। और ये अंतिम वंश जो आया था, ये अंतिम वंश अफगान था। कौन था ये? अफगान, मतलब अफगानिस्तान का था ये। और ये तुर्की का था, तुर्क सब था। ये ऊपर का चारों वंश तुर्क का था, और नीचे वाला जो था वो क्या था? अफगान था, वो सब अफगान था। तो भारत में अफगानों का शासन था मुगल से पहले, जस्ट लोदी वंश, है ना। इसका शासनकाल अगर देखोगे तो 1206 से देखोगे तो 1290 तक शासन किया इन्होंने, ठीक है। 1290 से 1320 तक, 1320 से इन्होंने शासन किया 1414 तक, और 1414 से इन्होंने शासन किया 1451, और 1451 से इन्होंने शासन किया 1526 तक इन्होंने शासन। ये सब याद रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में हमें आने वाला है नहीं, ठीक है। बस ऐसे याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत जो था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1206 से ही स्टार्ट हुआ था। इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर तुम उसका रीज़न समझने जाओ तो उसके पीछे 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 बहुत जाना पड़ेगा। अभी अगर तुम मुगल को जानना चाहते हो कि मुगल कैसे आया, तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? पहले समझना पड़ेगा कि इससे पहले क्या था। लोदी वंश था, लोदी वंश का एक शासक था, इसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। तो ये सब कहाँ से आया, ये सब कैसे आया? फिर क्वेश्चन आ गया ना माइंड में। फिर इससे पीछे जाना पड़ेगा। इससे पीछे कहाँ जाओगे? इससे पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे अगर, तो तुम्हें जाना पड़ेगा तराइन का युद्ध समझने। तराइन का युद्ध, कौन सा युद्ध समझना पड़ेगा? तराइन का युद्ध समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मोहम्मद गौरी का नाम सुने हो? मोहम्मद गौरी का नाम नहीं सुने हो? तो तराइन का युद्ध होता है, तराइन का पहला युद्ध होता है और तराइन का दूसरा युद्ध होता है। इन दोनों युद्ध के बाद भारत में जो है अफगानों का तुर्कों का शासन स्थापित हो जाता है, और तभी गुलाम वंश आ जाता है। वो हम पढ़ेंगे, अभी इसके बाद पढ़ेंगे। इसको नोट करना है तो तुम लोग कर सकते हो।